हाय हेलो। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर के बारे में, थर्मोडायनामिक्स। यानी कि अब हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स टर्म के बारे में। थर्मोडायनामिक्स आपकी क्लास 11th फिजिक्स के अंदर भी है और केमिस्ट्री के अंदर भी है, लेकिन इस चैप्टर में यानी फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के चैप्टर में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो अगर आप 11th की केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो देखो इसमें हम, अगर मैं 11th की केमिस्ट्री की बात करूँ तो इसमें हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ते क्यों है, क्या रीजन है, थर्मोडायनामिक्स का मतलब क्या होता है। देखो हमने अभी तक 4 चैप्टर पूरे कर लिए, जिसमें हमने पहले पढ़ा था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर था जिसमें हम पढ़ रहे थे एटम का, कि मतलब एटम को हम किस तरीके से काउंट कर सकते हैं, किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, उसके कुछ कंसेप्ट पढ़े थे। ऑलमोस्ट मतलब बेसिक कंसेप्ट पढ़े, ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो एटम के बारे में बता रहा था अबाउट एवरीथिंग, एटम कहाँ होता है, कैसा होता है, कैसा दिखता है, कहाँ मिलता है, कितने तरीके का होता है, ये सब कुछ पढ़ा था। उसके बाद जब हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा पीरियोडिसिटी का, तो उसमें हम देख रहे थे कि जो ग्रुप होते हैं, पीरियड्स होते हैं, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं केमिस्ट्री के, वो किस तरीके से पीरियोडिक टेबल के अंदर रखे होते हैं। क्योंकि 10th में ये सब हम नहीं पढ़ के आते, 10th में सिर्फ हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं, वो हमें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है। फिर हमने फोर्थ चैप्टर पढ़ा केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, कि जो बॉन्ड केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं उनमें किस तरीके का बॉन्ड एग्जिस्ट करता है और कैसे बनता है, बॉन्ड बनता कैसे एक्चुअल में और कितने तरीके का, तो ये सब पढ़ा था। अब हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का है, फिजिकल केमिस्ट्री का है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स का मतलब ये है, देखो थर्मो यानी होता है हीट और डायनामिक्स यानी होता है फ्लो, यानी हीट का फ्लो होना। थर्मो मीन्स थर्मल यानी हीट, और डायनामिक्स यानी फ्लो, मोशन। यानी जो हीट होगा, जो हीट होगी उसका मोशन होगा। देखो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब हीट भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलेगी, हीट भी एक तरीके की एनर्जी तो है, हीट भी एक तरीके की एनर्जी है। अब अगर मैं बात करूँ थर्मोडायनामिक्स टर्म की, तो थर्मोडायनामिक्स टर्म में देखो, टर्म समझने से पहले थोड़ा और थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स को हम कैसे समझ सकते हैं। देखो थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है ना, हमारे नेचर में जितने भी रिएक्शन हो रहे होते हैं, हमारे नेचर में ना केमिस्ट्री हर जगह है, हर जगह केमिस्ट्री है। गैसेस का आपस में मिलना, गैसेस का सॉल्यूशन बनना, मतलब जो रिएक्शन हो रही होती है उसमें कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, कौन सी एंडोथर्मिक होगी। अब कुछ बच्चों को नहीं पता एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या होता है। देखो अगर नहीं पता तो आगे सीख जाओगे, बट एक बेसिक चीज बता देती हूँ। एक देखो, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक मीन्स यानी कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनको हीट की जरूरत होती है, जो हीट को एब्जॉर्ब करती है। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो हीट को रिलीज करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे रिलीज करेगी, कैसे एब्जॉर्ब करेगी, वो सब हम इसी में डिस्कस करने वाले हैं। एक हमें बताते हैं रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी। अब ये स्पॉन्टेनिटी क्या होता है, यानी कि कौन सी रिएक्शन अपने आप होती है। हमारे नेचर में से बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी रिएक्शन जो अपने आप होती है, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप होती है। जैसे बायोलॉजी के अंदर वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शंस पढ़ते हो, ठीक है चलो मैथ्स वालों को मैं कंफ्यूज नहीं करूंगी, बायोलॉजी के बीच में लगे तो हम पढ़ते हैं कि जो स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी ये सब बताती है। और थर्मोडायनेमिक्स बहुत चीजों के बारे में बताती है, हीट के बारे में। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे एक गिलास पानी है और इस एक कंटेनर में पानी, ग्लास मतलब मान लो कंटेनर है और इसमें पानी है। अब मैं इसको हीट दिए जा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, इसको हीट दे रही हूँ, इस पे प्रेशर लगा रही हूँ, टेम्परेचर दे रही हूँ, वर्क कर रही हूँ, इस पे कुछ ना कुछ वर्क कर रही हूँ। तो वो हीट दे रही हूँ, मैं कितना वर्क कर रही हूँ, मैं क्या इस पे मतलब एक्सटर्नली मैं इस पे क्या फोर्स लगा रही हूँ, वही हमें थर्मोडायनेमिक्स समझाता है। बस इतना समझो आप कि अब जैसे कि हम एक चाय का कप रखते हैं और वो चाय का कप क्या होता है, ठंडा हो जाता है थोड़ी देर बाद। गर्म चाय का कप अगर आप 15 मिनट बाद देखोगे तो ठंडा हो जाएगा। तो वहां पे पहली चाय गर्म थी, उसके बाद ठंडी हो गई थी, यहाँ पे हीट का फ्लो हो गया ना। पहले चाय के अंदर हीट एनर्जी थी, अब वो हीट एनर्जी कहाँ चली गई, सराउंडिंग में यानी एटमोस्फेयर में चली गई, तो वो एक तरीके का क्या हो गया, फ्लो। तो चाय का कप हो गया, गर्म पानी गिलास हो गई, या गर्म पानी से ठंडा पानी, ठंडा पानी से गर्म पानी। बहुत बार देखते हो ना कि कभी कभार क्या होता है ना कि हमने मान लो फ्रिज से निकाल के पानी की बोतल बाहर रख दी और वो पानी की बोतल, पानी ठंडा था वो गर्म हो गया, चाय गर्म थी वो ठंडी हो गई। आप नहीं सोचते कि ऐसा क्यों होता है। तो अब वो हम डेप्थ में डिटेल में स्टडी करने वाले इन थर्मोडायनामिक्स। अब कुछ टर्म्स है, बेसिक टर्म्स है, इतनी बेसिक टर्म्स है ना, इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई मतलब चांस ही नहीं है। देखो थर्मोडायनामिक्स टर्म्स में एक होता है सिस्टम। सिस्टम क्या होगा, जैसे मान लो पानी है, अब मैं पानी में हीट दे रही हूँ, चाहे मैं हीट ले रही हूँ मतलब मान लो मैंने गैस पे चढ़ा दिया या फिर मैं इसको गर्म कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, हीट दे रही हूँ। और मान लो मैंने फ्रिज से निकाल के पानी की बोतल को बाहर रख दिया, यानी अब वो ठंडी से गर्म हो गई, अब उसमें क्या होगा, हीट का फ्लो होगा, वो हीट रिलीज करेगी। यहाँ पे मैं दे रही थी, अब मैं इसमें प्रेशर लगा रही हूँ, या प्रेशर को या तो कंप्रेस कर रही हूँ या एक्सपेंशन कर रही हूँ, इस पे कोई ना कोई वर्क कर रही हूँ। तो मेरे लिए पानी क्या हो गया, पानी हो गया मेरे लिए सिस्टम। मैं वर्क कर किस पे रही हूँ, पानी पे कर रही हूँ ना,
पानी ले लो, मेरे को जरूरी नहीं है पानी पे ही होगा, अब किसी भी पानी ले लो, चाय ले लो, लैब के अंदर कोई रिएक्शन कर रहे हो, उस रिएक्शन पे आप वर्क कर रहे हो, तो आपके लिए सिस्टम क्या होगा, वो जो आप रिएक्शन कर रहे हो, तो यहाँ पे मैं मेरे लिए सिस्टम क्या होगा, यहाँ पे मेरा सिस्टम होगा पानी। सराउंडिंग क्या होगा, सराउंडिंग हो जाएगा कि ये पानी मैंने किस पे रखा, मैंने मान लो गैस चूल्हे पे चढ़ा तो गैस चूल्हा सराउंडिंग हो जाएगा। मैं कोई वर्क कर रही हूँ, मैं प्रेशर लगा रही हूँ, मैं टेम्परेचर दे रही हूँ, मैं हीट दे रही हूँ, मैं हीट निकाल रही हूँ, मैं दे रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, वो क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग यानी मान लो यहाँ ये कंटेनर और इसके अंदर पानी, और इसको मैं हीट दे रही हूँ, मैं इस पे कोई ना कोई वर्क कर रही हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, सिस्टम। इसके आसपास जितना कुछ भी है, आप हो, मैं है, आप हो, मैं हूँ, ये बोर्ड है, टेबल है, एवरीथिंग, एयर है, एवरीथिंग, वो क्या होगा, सराउंडिंग। सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके बनाते हैं यूनिवर्स, सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके पूरा ब्रह्मांड बनाते हैं। और सराउंडिंग हम मैंने समझा दिया। बाउंड्री, अब बात करते हैं बाउंड्री क्या होता है। बाउंड्री, मान लो एक गिलास पानी है, अब ये जो ग्लास है ये हो सकता है कांच का हो सकता है स्टील का हो, किसी का भी हो सकता है, कांच का, स्टील का, एवरीथिंग, और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये होगा बाउंड्री जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट, अलग करता है। जैसे ये इसके अंदर पानी है, पानी है मेरा सिस्टम, पानी है मेरा सिस्टम, और बाहर जो एवरीथिंग जो भी है वो है मेरा सराउंडिंग। तो अब इन दोनों को अलग कौन कर रहा है, इन दोनों को अलग करने का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है ना, ये ग्लास कर रहा है मेरा, तो ग्लास होता है बाउंड्री। अब बाउंड्री भी दो तरीके की होती है। अब ये बाउंड्री के भी कोई ना कोई वॉल तो है, वॉल क्या होता है, दीवार। आप ग्लास लेके आओ और ग्लास की कोई ना कोई वॉल होगी, देखो जैसे ग्लास है, तो इसके अंदर जो पानी है वो हो गया हमारा सिस्टम, और जो बाहर जो कुछ भी है, हवा है, मैं इस पे प्रेशर लगा रही हूँ, उसको हीट दे रही हूँ, इस पे वर्क कर रही हूँ, वो क्या हो गया, सराउंडिंग। और ये जो ग्लास है ये क्या होगी, बाउंड्री, ये कोई क्या होगी, बाउंड्री। और अब इसके ये इसका अंदर है, ये क्या हो जाएगा, इसका वॉल हो जाएगा। चलो पी लेते, तो वो क्या हो गया, इसका वॉल हो गया। अब देखो वॉल भी दो तरीके की होगी, एक होगी एडियाबेटिक, एक होगी डायथर्मिक। एडियाबेटिक क्या होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट कैन नॉट पास थ्रू इट। कुछ वॉल्स ऐसे होती है जो नॉन कंडक्टर होती है, नॉन कंडक्टर मींस यानी उनके अंदर से हीट पास नहीं होगी। देखो अगर कोई चीज गर्म है तो वो गर्म रहेगी, अगर ठंडी है, जैसे मान लो नॉन एडियाबेटिक वॉल कुछ इस तरीके से होगी, कुछ इस तरीके से। अगर ये गर्म है, इसके अंदर कोई भी सिस्टम है वो हमारा गर्म है तो गर्म रहेगा, ठंडा तो ठंडा रहेगा, यानी इसके अंदर हीट कैन नॉट पास, हीट कांट पास, ठीक है, हीट कांट पास। आई बात समझ। और एक होगा डायथर्मिक वॉल, कंडक्टर ऑफ हीट एंड हीट कैन पास, यानी उसके अंदर से हीट पास हो जाएगी। यानी जैसे ग्लास है, अगर इस ग्लास में ठंडा पानी है थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएगा, अगर इसमें गर्म हो तो थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर से हीट पास हो सकती है। एडियाबेटिक वॉल नहीं है ये डायथर्मिक है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑन बेसिस ऑफ बाउंड्री, अब कितने तरीके के सिस्टम्स होते हैं, कितने तरीके के सिस्टम होते हैं, बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक है ये। एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम, एक होता है आइसोथर्मल सिस्टम। अब ओपन सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है, देखो ओपन सिस्टम ये होता है ना कि आप, ये ग्लास है, वापस ग्लास का लेके आ रहे हो, ये ग्लास है, इसके अंदर मैंने पानी डाला और इस पे मैंने कोई भी ढक्कन नहीं लगाया, तो ओपन हो गया ना। अब देखो ये क्या है, ये ओपन है। अब इसके अंदर पानी है, मैंने मान लो पानी रखा, इसके अंदर गर्म पानी रखा, गर्म चाय ले लो, गर्म दूध ले लो, कुछ भी ले लो। अब इसके अंदर मैंने गर्म पानी रखा और मैंने इसको बाहर रख दिया, गर्म पानी था बाहर रख दिया, तो ये थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, यानी इसकी हीट पास हो जाएगी, हीट सराउंडिंग की मिल जाएगी, सराउंडिंग या एटमोस्फेयर में हीट मिल जाएगी। ठीक है, हो गया ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है, यानी हीट भी फ्लो होगी और मैटर भी फ्लो होगा, यानी इसकी जो पानी की, गर्म पानी की वाष्प होगी, गर्म पानी क्या होगी, वाष्प होगी, यानी वेपर होगी, गैस होगी, और गैस किसके अंदर आती है, मैटर के अंदर। तो इसके अंदर से मैटर का भी एक्सचेंज होगा और हीट का भी एक्सचेंज होगा। देखो सिस्टम कैन चेंज एनर्जी, एनर्जी यानी हीट एनर्जी, किस एनर्जी की बात हो रही है, हीट की बात हो रही है ना, और एज वेल एज मैटर, यानी इसके अंदर से मैटर यानी इसकी जो वेपर होगी ना वो भी निकलती जाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम यानी ये ग्लास और इस पे मैंने ढक्कन लगा दिया, यानी उस ग्लास को मान लो उस पे मैंने क्या कर दिया, ढक्कन लगा दिया। अब इस ग्लास पे मैंने ढक्कन लगा दिया तो इससे हीट तो फ्लो होगी, मैं ये नहीं कह रही कि अगर मैंने इस पे ढक्कन लगा दिया तो ये मतलब ठंडा नहीं होगा, इसके अंदर का पानी, पानी तो गर्म से ठंडा हो जाएगा, थोड़ा टाइम ले सकता है बट होगा जरूर। ठीक है, पानी ठंडा हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर की मैटर बाहर नहीं निकलेगी, यानी इसके अंदर की जो वेपर होगी ना वो इस ढक्कन पे आके, मान लो मेरा हाथ ढक्कन है एक तरीके से मानो, तो इधर इस मेरे हाथ में क्या हो जाएगी, वेपर आके रह जाएगी, मतलब एनर्जी एनर्जी बाहर जाएगी, मैटर नहीं जाएगा, मैटर नहीं जाएगा। कैन चेंज एनर्जी बट कैन नॉट मैटर एनर्जी ट्रांसफर इन फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क। अगर मैं बात करूं आइसोलेटेड सिस्टम, आपने
कभी वो थर्मल फ्लास्क देखा है जिसको थर्मस बोलते हो आप अपनी लैंग्वेज में। थर्मस में क्या होता है, अगर आपने उसमें गर्म चाय डाली, गर्म पानी डाला, गर्म ठंडा कुछ भी डाल रहे हो, तो या तो वो गर्म है तो वो घंटों तक गर्म रहेगा, ऐसा नहीं कि पूरी उम्र तक रहेगा बट घंटों तक। और अगर उसमें ठंडा डाल रहे हो तो घंटों तक ठंडा रहेगा, घंटों तक गर्म रहेगा, ऐसा कुछ होता है। तो इसमें क्या रीजन होता है वो पता है, वो जो थर्मल फ्लास्क होता है वो किससे मिलके बना होता है, वो मिलके बना होता है एडियाबेटिक वॉल से। एडियाबेटिक वॉल क्या होती है, जो हीट का एक्सचेंज नहीं होने देती, जो हीट का एक्सचेंज नहीं होने देती, नॉन कंडक्टर होती है, यानी हीट अंदर वाली हीट बाहर नहीं जाएगी, बाहर वाली हीट अंदर नहीं आएगी, ऐसा होता है। हालांकि पूरी लाइफ में ऐसा नहीं, पूरी लाइफ के लिए ऐसा नहीं होता कि मैंने तो ना पानी गर्म करके रखा थर्मल फ्लास्क के अंदर और 1 साल तक रहा, ऐसा नहीं होता, बट कुछ घंटों तक रह सकता है। तो यहाँ पे बात करेंगे सिस्टम नाइदर एक्सचेंज नॉट मैटर इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम, इट इज मेड अप ऑफ एडियाबेटिक वॉल, फॉर एग्जांपल थर्मल फ्लास्क। थर्मल फ्लास्क होती है ना, उसके अंदर ऐसा होता है। सो ये थी हमारी कुछ बेसिक चीजें, आप इनकी थ्योरी भी पढ़ सकते हो। द रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग सिस्टम, सराउंडिंग मिलकर यूनिवर्स बनाते हैं। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर थर्मोडायनामिक स्टडीज, यानी जिसकी अपन स्टडी करते हैं थर्मोडायनामिक्स। हमें थर्मोडायनामिक्स डायनामिक्स के अंदर सिस्टम की स्टडी करनी है, सराउंडिंग की थोड़ी ना करनी है। हाँ, सराउंडिंग का हम यूज करेंगे क्योंकि विदाउट सराउंडिंग हमारा सिस्टम नहीं बनेगा। सो आगे की कुछ और बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी की। देखो, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी में एक आता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा पॉइंट है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब अगर मैं बताऊँ ना इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आता है, इसमें आपको डेफिनेशन कोई नहीं पूछने वाला है कि राइट एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी या राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वो आपके 10th तक था। मतलब अब आपको इनमें ना तो कोई इनकी नॉर्मली डेफिनेशन पूछने वाला, ना ही कोई डिफरेंस। अगर पूछ भी ले तो आप ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज आप इसकी लिख ही दोगे, लेकिन पता है इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, इसमें क्वेश्चन आएगा जैसे आपको ये एक वर्ड दे दिया इंटरनल एनर्जी। आई नो अभी तक आप इंटरनल एनर्जी के बारे में नहीं जानते, इससे नेक्स्ट टॉपिक हम इंटरनल एनर्जी पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको टॉपिक दे दिया कि इंटरनल एनर्जी बताओ ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बताओ, जैसे इधर मैंने एग्जांपल्स लिखे, मेल्टिंग पॉइंट बताओ विच वन, मतलब इनमें से एक्सटेंसिव कौन सा और इंटेंसिव कौन सा, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि होता क्या एक्सटेंसिव और होता क्या इंटेंसिव। थ्योरी पढ़ते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, यानी सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ये बात सिस्टम की हो रही है, मैंने बताया ना थर्मोडायनेमिक्स में हम सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी एक सिस्टम रखा और उसके हम ऐसे प्रॉपर्टी पढ़ने वाले कि द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी मैंने ये जो सिस्टम है ना ये कितनी क्वांटिटी में लिया है, मैंने 1 ग्राम लिया है, मैंने 10 ग्राम लिया है, मैंने 100 ग्राम लिया है, मैंने 1000 ग्राम लिया है, मैंने कितना लिया है, इस पे डिपेंड करेगा। समझ रहे हो, वो होता है एक्सटेंसिव विच डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर और डिपेंड अपॉन दिस मास और साइज ऑफ सिस्टम, यानी मास पे, क्वांटिटी पे, और जो मैंने लिए सिस्टम उसका साइज कैसा है, उसका साइज कैसा है उस पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है हमारी वो। आई बात समझ। जैसे मान लो मैंने वाटर लिया है, तो वाटर का क्या साइज है, वाटर कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, वाटर की क्या क्वांटिटी है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब ये वाटर तो सिर्फ इनफ नहीं है ना, हमें इसके लिए एग्जांपल्स भी चाहिए कि हाँ सिस्टम में ये चीजें इन चीजों पे मास ये चीजें मतलब कंसंट्रेशन पे क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। पढ़ ले एक बार, एग्जांपल्स देखते हैं कौन कौन से होते हैं। वेट, अब वेट हम किसी चीज का कैसे मेजर करेंगे, उसकी क्वांटिटी क्वांटिटी से ही तो मेजर करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि ये मार्कर का मेरे को वेट मेजर करो, मैं आपको 10 मार्कर लाके दे दूं, 20 मार्कर लाके दे दूं, तो ऐसा थोड़ी ना कि आप 10 मार्कर लाके दे दो, 20 मार्कर लाके दे दो, वेट जितना है उतना ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप मेरे को अगर हम 10 मार्कर का वेट करेंगे तो वो अलग आएगा, 20 का करेंगे वो अलग आएगा, 1 का करेंगे अलग आएगा और 100 का करेंगे अलग आएगा। तो इससे जो वैल्यू क्या हो रही है, वेरिएबल चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि ये डिपेंड करता है मास पे, क्वांटिटी पे, साइज पे। आई बात समझ, वेट का ठीक है समझ आ गया। अब एक होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 9th में भी पढ़ी हुई है और 10th में भी पढ़ी हुई है, लेकिन 9th में आप पढ़ के आए हो। तो काइनेटिक एनर्जी देखो क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी एक तरीके का मतलब एक रेंडमनेस है। जैसे मान लो कि ये मेरा मैंने लिया है पानी और अगर मैं इसमें हीट दूं, अगर मैं इसमें हीट प्रोवाइड करूं, तो हीट प्रोवाइड करने से यहाँ पे ये जो पानी के पार्टिकल्स या पानी के मोलिक्यूल्स होंगे ना,
देखो पानी के पार्टिकल या पानी के मोलिक्यूल्स होंगे, उनमें हीट एनर्जी आ जाएगी, उनमें क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी आ जाएगी तो वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, पार्टिकल पार्टिकल आपस में कोलाइड करेंगे, और पार्टिकल और ये जो वॉल है यानी जो हमारी बाउंड्री है, ये बाउंड्री से टकरा टकरा के कोलाइड करेंगे। ठीक है, तो जितना ज्यादा हमारा अमाउंट है, जितना ज्यादा हमारी क्वांटिटी है, जितना ज्यादा क्वांटिटी है हमारी, तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल्स में एक तरीके की एक्टिवनेस आ जाएगी। ठीक है, वरना अब जैसे मान लो कि सिर्फ इस गिलास में मान लो, बार बार गिलास से कह रही हूँ, इस गिलास में पानी है, इसमें काइनेटिक एनर्जी, इसमें कोई भी हीट नहीं, कुछ भी नहीं, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी है, ऑफ कोर्स नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी पानी को गर्म कर दूं, अगर मैं इससे पानी को बॉईल करना स्टार्ट कर दूं, तो वो जो इसमें तो बॉईल करने से क्या हो जाएगा, इन पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, पार्टिकल एक दूसरे से टकराएंगे, तो इस तरीके से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यही बात समझिए, काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी कुछ इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी होगी, मतलब ये एनर्जीज क्या फिजिक्स में भी पढ़ने वाले, और इससे आगे वाले टॉपिक में हम इन एनर्जीज को, इंटरनल एनर्जी और आगे बहुत सारे एनर्जीज के बारे में डिस्कस करने वाले, वो मैं आगे समझाऊंगी। उसके बाद वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्वांटिटी पे तो डिपेंड करेगा। पानी मान लो आप एक गिलास पानी, एक जग में आप एक गिलास पानी डाल रहे हो तो उसका वॉल्यूम इतना होगा, आपने 2 गिलास डाला तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि आप 10 गिलास डाल दो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई, कांस्टेंट है वॉल्यूम, ऐसा थोड़ी ना होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम मोल। मोल क्या होता है, पढ़ के आए हो पिछले टॉपिक में, मोल तो ऑफ कोर्स डिपेंड करता है क्वांटिटी पे। उसके बाद एंथैल्पी। एंथैल्पी हमारी कुछ नहीं, एक तरीके की एनर्जी है। आप एंथैल्पी, एंट्रोपी, इन सब के बारे में आगे वाले टॉपिक में पढ़ने वाले, जो आने वाले हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे। एंथैल्पी आप एक तरीके से एनर्जी मानो। एनर्जी, अब कोई सब्सटेंस कम है उसकी एनर्जी कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, कोई सब्सटेंस ज्यादा है तो उसकी एनर्जी कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो ऑल टोटली एनर्जी पे डिपेंड करती है हमारी क्वांटिटी पे। एंट्रोपी, अब देखो एंट्रोपी को मैं आपको पूरा तो भी नहीं समझा सकती क्योंकि हमारा चैप्टर का सेकंड लास्ट वन टॉपिक है। ठीक है, लेकिन मैं एंट्रोपी ये नहीं कह के आगे बढ़ जाऊंगी कि ठीक है एंट्रोपी को हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपके दिमाग में फिर रहेगा एंट्रोपी क्या होता है। देखो एंट्रोपी क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि पानी को गर्म कर रहे हैं और पानी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलाइड हो रहा है। मॉलिक्यूल्स की में एनर्जी, अगर मॉलिक्यूल एक तरीके से उनमें एनर्जी अगर कोलाइड कर रहे हैं, इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं, कभी कभी ऐसे ना टक 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 आवाज सुनी होगी, वो क्यों होती है, क्योंकि वो आपस में टकराते हैं और वॉल से टकराते हैं, यानी दीवार से, बाउंड्री से टकराते हैं। तो एक तरीके की आप देख रहे हो पानी में रेंडमनेस आ गई है, यानी पानी में अब जो मॉलिक्यूल्स उछल कूद कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, रेंडमनेस आ गई है। इस रेंडमनेस को एंट्रोपी बोलते हैं, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। इस रेंडमनेस को हम एंट्रोपी बोलते हैं। आई बात समझ, एडजस्ट हो पाई है। अब ये रेंडमनेस, मान लो कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो रेंडमनेस ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी कम है तो रेंडमनेस कम। उसके बाद इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, इन सब एनर्जी का समय हमारा इंटरनल एनर्जी है। जैसे मान लो कि इसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रांसलेशनल मोशन है, बहुत ज्यादा सर्कुलेटरी मोशन है, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है। इन सब एनर्जीज का समय हमारा इंटरनल एनर्जी कहलाता है। आगे आने वाले आगे आने वाले टॉपिक में हम यही देखेंगे। उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी। अभी गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, ये हमें समझाता है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी रिएक्शन खुद होने वाली नहीं होने वाले। गिब्स फ्री एनर्जी को मैं भी आपको नहीं समझाऊंगी, क्योंकि एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी जब हमें पूरा समझ आएगा ना एंथैल्पी, तभी हम उसको समझ सकते हैं। आप एक बार इतना समझो एक गिब्स फ्री एनर्जी को इतना समझ सकते हो कि ये अमाउंट पे, क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंटेंसिव। अब आप ऐसा सोचोगे हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, एक्सटेंसिव इंटेंसिव, इसकी एक ट्रिक है। इंटेंसिव, इंटेंसिव लिख रही हूँ ना मैं, देखो मैं आप लिख के दिखाती हूँ। इंटेंसिव और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट यानी जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। तो ये आईएन एक एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव ये क्या होगा, इसमें कोई आईएन नहीं आ रहा, मतलब ये क्या डिपेंडेंट है किस पे, मास पे, क्वांटिटी पे, साइज पे, मोल्स पे। ठीक है, लेकिन इंटेंसिव इंडिपेंडेंट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना ही मास लो, कितना ही आपका साइज हो, कुछ भी हो। Independent of mass or quantity of matter, the property of system which is do not depend mass or matter. अब एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल समझना इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन तो आप चाहे रीड ही मत करो, एग्जांपल मतलब आपको एकदम याद होने चाहिए कि हाँ अगर ये आ गया तो ये हमारा एक्सटेंसिव है, ये इंटेंसिव, इसको इसके लिए आपको समझना बहुत जरूरी है, पूरा दिमाग का खेल है इसके अंदर। मेल्टिंग पॉइंट। अब जैसे मान लो इस मार्कर को मेल्ट करने का, मार्कर में आप कुछ और ले लो, जैसे मान लो कि आप कोई मेटल ले रहे हो और उसको मेल्ट करने का कोई ना कोई पॉइंट, मान लो कोई मेटल है जो 50 डिग्री पे मेल्ट हो रहा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है। ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है। अब आप चाहे वो
पूरा एक बड़ा सा मेटल उठा लो, चाहे उसके 4 टुकड़े करके उठा लो। देखो फिर से देखो, जैसे मान लो कि कोई मेटल है हमारा, कोई भी मेटल ले सकते हो आप, कोई भी मेटल ले सकते हो, कॉपर ले लो। अब ये इतना बड़ा कॉपर का टुकड़ा और एक इतने सा कॉपर का टुकड़ा, अगर इसको मेल्ट करने में 50 डिग्री लग रहा है ना, तो इसको भी मेल्ट करने में 50 डिग्री लगेगा। कोई मतलब नहीं है कि आपने साइज इतना लिया, इतना लिया, इतना लिया, इतना लिया, इतना लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। हाँ, टाइम ज्यादा लग सकता है कि इसको मेल्ट करना, तो इसमें टाइम लगेगा, इसमें इसको मेल्ट करना तो पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट आपको देना उतना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं, ये छोटा है ना, चलो इसको 25 दे देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये सेम चीज बॉइलिंग पॉइंट में, ये सेम चीज बॉइलिंग पॉइंट में। अगर किसी को, अगर किसी भी मतलब कुछ भी आप ले लो, कोई भी रिएक्शन ले लो, अगर किसी को क्यों बोलो, कोई रिएक्शन को अगर बॉइल करने का, अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, अगर किसी का 100 डिग्री सेल्सियस है ना, तो उसको 100 डिग्री सेल्सियस आपको देना ही पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक जग ले लो, एक लीटर ले लो, 100 लीटर ले लो, 1000 लीटर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर, अब टेम्परेचर है, जैसे मान लो कि एक पूरे कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, मान लेते 25 डिग्री है, ठीक है, और है भी तो 25 डिग्री है। उस कमरे का आप 2 टुकड़े कर दो, उसमें एक पार्टीशन डाल दो, कमरे के अंदर पार्टीशन डाल दो। अब आप उस साइड का टेम्परेचर मेजर करो, इस साइड का करो, उधर 50 इधर 25 हो सकता है? ऑफ कोर्स नहीं हो सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर को, आप क्वांटिटी कितना ले रहे हो, भाई वो 25 है तो 25 ही रहेगा, 50 है 50 रहेगा, 30 है 30 रहेगा, ठीक है, आई बात समझ। तो 20 टेम्परेचर को, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इनको कोई मतलब नहीं होता कि आप कितना क्या ले रहे हो। उसके बाद विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो क्लास 10th में। लाइट बैंड होती है, जो लाइट बैंड होती है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ऑलरेडी पढ़ के आए हो। तो अगर लाइट को, मतलब जो आगे आप मीडियम ले रहे हो, ठीक है, रेयर से मान लो लाइट आ रही है डेंसर के अंदर, रेयर से लाइट आ रही है डेंसर के अंदर, तो आप वो डेंसर मीडियम कितना ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मीडियम डेंसर है ना, तो वो बैंड कितनी होगी उसको, मतलब ऑल टोटल ये समझो कि क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी फ्लूइड, एक पानी के अंदर का ये कोई सिस्टम है, फिजिक्स की टर्म है ये। उसके बाद अगर बात करें डेंसिटी, अब आप कहोगे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, ये देखो मैंने लिखा भी है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास, मास भी एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, मास भी एक्सटेंसिव, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव, डेंसिटी इंटेंसिव कैसे होगी? इसके लिए भी ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है, ये हमारी केमिस्ट्री में ऐसा होता है कि अगर आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करोगे तो वो हमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी देगी। मैं आईपी लिख रही हूँ वो इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव लिख रही हूँ वो ईपी लिख रही हूँ वो एक्सटेंसिव है, यानी मास भी हमारा एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है। जब दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या दे देगी, दोनों को डिवाइड करने पे क्या देगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी देगी। आप ऐसे और भी सारे एग्जांपल समझ सकते हो। सरफेस टेंशन, अभी सरफेस टेंशन क्या है, इसके भी हमें टेंशन हो रही है, ये भी फिजिक्स की टर्म है। ये जो मैंने पानी लिया है ना, जो मैंने पानी लिया है, इस पे जो सरफेस पे, इस सरफेस पे जो कोई भी फोर्स लगेगा, बॉयंसी फोर्स, आर्किमिड्स प्रिंसिपल, जो भी लगेगा, अब ये इस ऑल टोटली फ्लूइड के बेसिस पे है ये, तो इनको कोई मतलब नहीं है कि आप पानी कितना ले रहे हो। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को, विस्कोसिटी को कोई मतलब नहीं है कि आप पानी कितना ले रहे हो। आप पानी एक घड़ी में, घड़ी नहीं, मतलब आप पानी, आप ऐसा समझो कि आप इस बीकर के अंदर, आप इस बीकर को पूरा भर रहे हो, बीकर खाली है या बीकर में पानी बहुत ज्यादा है, बीकर में पानी बहुत कम है, कोई मतलब नहीं है। सरफेस टेंशन लगना होगा उतना ही लगेगा, विस्कोसिटी जितना लगना होगा उतना ही लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स भी एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, लेकिन दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगी, डिवाइड होगी, क्या देगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। पीएच, पीएच पढ़ के आए हो 10th क्लास में, 7 होता है न्यूट्रल, डैश, एसिड। अब आपको देखो, आप जैसे मान लो कि क्वांटिटी आपने किसी, कोई मान लो एसिडिक मीडियम है और आपने उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा ले ली, तो वो क्या एसिडिक से बेसिक हो जाएगा? आपको लगता है? या कोई मान लो बेसिक मीडियम है और आपने उसके अंदर खूब सारा अमाउंट ले लिया, या फिर कोई बहुत बड़े साइज का ले लिया कुछ भी, तो आपको लगता है वो बेसिक से एसिड हो जाएगा? नहीं होता। पीएच को कोई मतलब नहीं होता,
पीएच को कोई मतलब नहीं होता, पीएच एसिडिक है एसिड रहेगा, बेसिक है बेसिक रहेगा, न्यूट्रल है न्यूट्रल रहेगा। 7 पे न्यूट्रल होता है, इधर एसिडिक और इधर बेसिक। ठीक है, अब मैं इतना डेप्थ में नहीं समझा सकती, 10th में आप पढ़ के आए हो। अब है ना एक हमारी टर्म है मोलरिटी। मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स भी एक्सटेंसिव और वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव, फिर भी हमारे मोलरिटी क्या होता है, इंटेंसिव। फिर भी मोलरिटी इंटेंसिव होता है, यानी मोलरिटी को कोई मतलब नहीं है कि आप कितना अमाउंट ले रहे हो। हाँ जी, मोलरिटी को कोई मतलब नहीं है कि आप कितना अमाउंट ले रहे हो, मोलरिटी इंडिपेंडेंट होता है, डेंसिटी भी इंडिपेंडेंट होता है। तो ऐसे कुछ टर्म्स है जिनको आपको समझना है। सो ये था हमारा एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब कुछ एक दो बेसिक टर्म्स और रहेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स के लॉज के बारे में, और फिर हमारा रियल चैप्टर स्टार्ट होगा। यानी अभी अभी तक तो हम कुछ बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, हालांकि ये जो एग्जांपल्स मैंने लिखवाए हैं ना, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, इसके बेसिस पे ही क्वेश्चन आते हैं। अब जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ना, इसमें से क्वेश्चन आना तो पक्का है, इसमें से 100% क्वेश्चन आएगा। देखो मैंने लिखा है स्टेट फंक्शन एंड एक लिखा है मैंने पाथ फंक्शन। यानी जब हम कोई भी हमारा सिस्टम में कोई भी रिएक्शन कर रहे होते हैं, हम हमारा सिस्टम बना रहे होते हैं, तो वो दो तरीके के फंक्शन क्रिएट करता है, एक होता है स्टेट फंक्शन, दूसरा होता है पाथ फंक्शन। देखो स्टेट फंक्शन वो होता है जिसको आपके रास्ते से कोई मतलब नहीं है। देखो पहले आप डेफिनेशन पढ़ो, डेफिनेशन पढ़ते आपको समझ आ जाएगा। function properties state function properties which determine state of system and only depend upon initial and final stage of system। यानी वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, उसको बीच वाले काम से कोई मतलब नहीं होता। अब इसका क्या मतलब हुआ, आप ऐसा समझो कि आपका ये घर है और ये आपका इधर स्कूल है, ठीक है, ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। अब चाहे तो आप सीधे रास्ते से जाओ, और या चाहे आप ऐसे घूम के पूरा बाजार घूम के आधा शहर गिड़िया मार के जाओ, ठीक है। आप स्कूल अपने घर से स्कूल पहुंच गए, ये मैटर करता है, ये पॉइंट होगा कि इनिशियल पॉइंट आपके अपने घर से स्कूल पहुंच गए, ये होगा हमारा स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन वो होगा कि आपने कौन सा रास्ता अपनाया, प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन पाथ, जो आपके रास्ते पे डिपेंड करेगी कि आप सीधा सीधा एक डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में गए हो अपने घर, या फिर पूरे शहर की गेड़ियां मार के गए हो। देखो ऐसा समझो कि हम अगर सीधे सीधे जाएंगे, तो हमारा पेट्रोल कम खत्म होगा। आप स्कूटी से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, किसी से भी जा रहे हो, ठीक है, या फिर पैदल भी जा रहे हो, तो आपकी एनर्जी कम खत्म होगी। आप गाड़ी स्कूटी से जा रहे हो तो आपका पेट्रोल कम खत्म होगा। ये अगर आप हर जगह इधर उधर से घूम घाम के पूरा आधा शहर घूम के अगर आप स्कूल जा रहे हो तो आपका पेट्रोल खत्म होगा। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं ना जिनको रास्ते से मतलब होता है, वो होगा हमारा वर्क और हीट। अगर आप सीधे सीधे जा रहे हो, मान लो हमारा सिस्टम है, ये मेरा कोई सिस्टम है, और इसमें मैं कोई भी ये सिस्टम में कोई भी रिएक्शन चल रही है, तो अगर ये देखो इसमें है ना वर्क, अच्छे से समझो, वर्क और हीट ये दो फैक्टर ऐसे होंगे, वर्क और हीट के दो फैक्टर ये ऐसे होंगे जिनको आपके रास्ते से मतलब होगा कि अगर आप ज्यादा ही पूरा पूरा घूम के जा रहे हो तो इसमें वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। अगर आप सीधा इनिशियल टू फाइनल पॉइंट सीधा जा रहे हो, इधर उधर कहीं नहीं घूम रहे, यानी अगर हम नॉर्मली सीधा ओनली सिस्टम बना रहे हैं, इसमें हम कोई भी इधर उधर की बातें नहीं कर रहे, तो उसमें हमें वर्क और हीट कम लगेगा। आई नो थोड़ा जब आगे आप और कंसेप्ट समझोगे तब समझ आएगा, फिलहाल इतना समझो कि पाथ फंक्शन होगा जो पाथ पे डिपेंड करेगा। पाथ पे करेगा कैसे, वो मैंने आपको एग्जांपल लेके समझा दिया कि जैसे पेट्रोल ज्यादा खत्म होगा, हमारी एनर्जी ज्यादा खत्म होगी, हमें ज्यादा कम काम करना पड़ेगा। अगर वो होता है पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन होगा जिससे कोई मतलब नहीं है, स्टेट फंक्शन का इतना मतलब है कि आप इनिशियल से फाइनल पोजीशन में पहुंच गए ना, जैसे इसमें पानी है, अब पानी को आप चाहे लो फ्लेम पे गर्म करो, चाहे हाई फ्लेम पे गर्म करो, चाहे लो फ्लेम पे गर्म करो, चाहे हाई फ्लेम पे गर्म करो, उस पानी को कोई मतलब स्टेट फंक्शन में वो होगा कि कोई मतलब नहीं कि आपने हाई फ्लेम पे किया लो फ्लेम पे किया, बस पानी गर्म हो गया ना, यानी पहले पानी ठंडा था अब गर्म हो गया ना, बस। तो बस वो होगा स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन होगा कि आपने लो फ्लेम पे किया हाई फ्लेम पे किया, लो फ्लेम पे किया तो आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, आपको मतलब ज्यादा टाइम देना पड़ेगा हीट करने के लिए। अगर हाई फ्लेम पे किया तो वो जल्दी जल्दी आपका पानी गर्म हो जाएगा। तो अब स्टेट फंक्शन के अगर हम एग्जांपल देखें तो स्टेट फंक्शन में आएगा इंटरनल एनर्जी को कोई मतलब नहीं है कि आपने कैसे किया है, क्या किया है, कितना पेट्रोल खत्म किया, कितना वर्क दिया, कितना हीट दिया, इंटरनल एनर्जी को कोई मतलब नहीं है। एंथैल्पी एंट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी,
आई बात समझ? अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों मतलब नहीं है इंटरनल एनर्जी को, जो इस सिस्टम के अंदर की एनर्जी है इसको मतलब क्यों नहीं है। वो आप इंटरनल एनर्जी पढ़ोगे तो आपको जस्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंट्रोपी क्या होता है, इस सिस्टम के अंदर की रैंडमनेस, मतलब पार्टिकल में कितना रैंडमनेस आया है। तो इसको क्या मतलब है रैंडम, मतलब आपने चाहे इसमें वर्क कम किया हो चाहे ज्यादा किया हो, हीट कम दी हो ज्यादा दी हो, इसको क्या मतलब है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंटरनल एनर्जी, जिसको यू से भी डिनोट किया जाता है। कुछ कुछ बुक्स में यू भी मिल जाएगा और कुछ में ए भी मिल जाएगा। यू भी सही है, ई भी सही है। ठीक है, अब देखो इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होता है, यानी इसको कोई मतलब नहीं होता। एक्सटेंसिव क्यों होगा, एक्सटेंसिव क्यों होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करती है, तो ये तो डिपेंड करती है। अगर आप क्वांटिटी ज्यादा ले रहे हो, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, इंटरनल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो यहां से देखो मैंने लिखा है क्वेश्चन आएगा, यानी आपसे पूछ लेगा, एमसीक्यूज में पूछ लेगा कि जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और एक्सटेंसिव की जो मैंने ऑलरेडी समझा दी। ठीक है, अब इट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मैंने बताया था जो सिस्टम की टोटल एनर्जी है ना, अब ये पानी है। अरे भाई पानी में भी कितनी सारी एनर्जी लग रही होगी, पानी में भी कितनी सारी एनर्जी लग रही होगी, अब वो कौन कौन सी अभी बताती हूँ। विच टोटल ऑफ द सिस्टम विच इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू ट्रांजिशनल मोशन। काइनेटिक एनर्जी यानी एक दूसरे से टकरना, जो पार्टिकल्स है उनमें मोशन आना, पहले पार्टिकल रेस्ट पे थे फिर उनमें एनर्जी आ गई तो वो एकदम मोशन में आ गई, एक्टिव हो गई, तो वो होगा ट्रांसलेशन मोशन की वजह से। सर्कुलेटरी मोशन का मतलब होगा घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पार्टिकल घूम रहे हैं। जैसे आप सुनो मेरी बात, आपने ना नहाते टाइम टप के अंदर इस तरीके से हाथ तो घुमाया ही होगा, हर बच्चे ने किया होगा, नहीं किया तो भाई कर लेना, अभी कर लो। चाहे ऐसा पानी एक ग्लास में भी पानी लो और उसको ऐसे अपनी अंगुली जोर से घुमाओ, तो वो पानी के जो मॉलिक्यूल्स है ना गोल गोल घूमने लगेंगे। वो गोल गोल क्यों घूमेंगे, क्योंकि एनर्जी में चेंज आया है। कौन सा एनर्जी, सर्कुलेटरी मोशन हो गया। वाइब्रेशनल मोशन हो जाएगा जब पार्टिकल में वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेट करते हैं पार्टिकल इस तरीके से, वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, और रोटेशनल मोशन घूमना, गोल एक चक्कर लगाना, घूमना। अब ये टोटल एनर्जीज को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल यानी आंतरिक ऊर्जा, अंदर की ऊर्जा, किसके, सिस्टम के अंदर की ऊर्जा। अगर पार्टिकल घूम रहा है तो अलग लगेगी, अगर पार्टिकल में मोशन है तो अलग लगेगी, अगर पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है तो अलग लगेगी, पार्टिकल तिरछा घूम रहा है तो अलग लगेगी, पार्टिकल रुक गया तो अलग लगेगी। आई बात समझ। अब एक इधर ना ट्विस्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा, देखो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। अगर मैं कहूं कि ये एक गिलास पानी है, इसको मैंने गर्म किया, इस कंटेनर में पानी डाला और इसको मैंने गर्म किया, आप मेरे को इसकी इंटरनल एनर्जी बताओ कितनी होगी इंटरनल एनर्जी। एनर्जी कैसा यूनिट होते हैं, जूल। तो आप मेरे को ऐसा फिक्स नहीं बता सकते कि 100 जूल, 50 जूल, 1000 जूल, 100 जूल, ऐसे नहीं बता सकते। क्यों, क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि एक साथ कितनी सारी एनर्जी चेंज हो रही है। आपने सेकंड चैप्टर में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा होगा कि एक साथ ना तो हम मोमेंटम निकाल सकते, अगर एक साथ आप मास और वेलोसिटी यानी वेलोसिटी निकालोगे, मोमेंटम निकालोगे। देखो सो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाया, उसमें क्या था कि एक साथ हम दो चीजें नहीं निकाल सकते, एक साथ दो चीजें नहीं निकाल सकते। ठीक है, वैसे ही कि इसमें सिस्टम के अंदर कितनी सारी एनर्जी है, आप किस किस का निकाल के दिखाओगे, लेकिन आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। देखो क्या लिखा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं निकाल सकते एब्सोल्यूट वैल्यू। बट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है ना उसको आप डिटरमाइन कर सकते हो, उसको आप डिटरमाइन कर सकते हो। आप इस एग्जांपल से समझो, जैसे मान लो कि आपके दादाजी या आपके पापा जी, जो भी किसी का भी समझ लो जो आपको लगता है हाँ ये सूटेबल रहेगा। मान लो आपके दादाजी आपके अकाउंट में हर महीने पैसे जमा करते हैं आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए। अब आपको नहीं पता कि वो कितने आपके दादाजी ने कितने जमा किए हैं और अब वो कितने करने जा रहे हैं, ठीक, आपको नहीं पता। लेकिन अगर उसमें चेंज आए, अगर उस बैंक बैलेंस में चेंज है, तो एक आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ मेरा बैंक बैलेंस इतना हो सकता है। चेंज कैसे, चेंज कैसे, मान लो आपने 5000 किए या 2000 किए, तो वो एक तरीके का चेंज आया ना, एक तरीके का चेंज आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हाँ हो सकता है। मतलब सुनो, मतलब आपके बैंक अकाउंट में कितने आपको नहीं पता, लेकिन आज आप 5000 और डाल के आ रहे हो, तो आप एक अंदाजा तो लगा सकते हो ना कि हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते कि हमारा बैंक बैलेंस 1 लाख है, 2 लाख है, 10,000 है, 20,000 है, लेकिन आज हमने इतने डाले तो वो एक तरीके का चेंज तो आ ही गया ना, एक तरीके का चेंज आ गया। तो बस इंटरनल एनर्जी वही है कि आपको चेंज बता सकती है, आपको चेंज बता सकती है, एग्जैक्ट वैल्यू इंटरनल एनर्जी की नहीं निकाल सकते आप। तो ये इंटरनल एनर्जी है, ये कुछ इसके क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है
पक्का आएगा, एमसीक्यूज में पक्का आएगा, आप लिख के ले लो। और यहाँ से भी आ सकता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी की, पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन पूछ सकता है कि एंथैल्पी कौन सा फंक्शन है, एंट्रोपी। अब आई नो मुझे पता है आपको क्या क्या कंफ्यूजन रही है कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है। आप अभी भूल जाओ, अभी मैंने सिर्फ लिखवाया है ताकि आप जब नोट्स पढ़ो ना तो आपको पता चले। जब आप गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ लोगे ना तो आप अपने आप समझ जाओगे कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, स्टेट फंक्शन कैसे है, पाथ फंक्शन क्यों नहीं है। तो एक तो गिब्स फ्री एनर्जी में प्रॉब्लम आ रही होगी, एक एंट्रोपी और एंथैल्पी पे सोच रहे होगे कि स्टेट फंक्शन कैसे और पाथ फंक्शन क्यों नहीं है। सो अब आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसके कुछ लॉज की और कुछ और ज़्यादा अच्छे से बेसिक टर्म के। सो थैंक यू सो मच, इसी तरीके से पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।